हाँ विद्यार्थियों, माफ़ी चाहूँगा, पिछली जो वीडियो थी उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वो एक ही स्टेप तक बंद हो चुकी थी। तो अब हम इस वीडियो के अंदर अगले जो 2 स्टेप बाकी है उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछली जो वीडियो थी मैंने आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो बताई थी कि एल लंबाई का जो कंडक्टर वायर होता है उसके कारण ई एल उसको बोल रहे थे। उसकी वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लेमडा डी एल अपॉन कितना था आर स्क्वायर, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से एल तक थी। ये मैंने आपको पिछली बार बता दिया था। अब इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं, यदि सरफेस की बात करूं तो जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे ई एस ड्यू टू सरफेस। तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, उसमें यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे आपने इसमें देखा कि जो डी क्यू था उसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली, लेमडा इंटू डी एल। इसी प्रकार जो इसके अंदर डी क्यू होगा स्टूडेंट, तो वो आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सिग्मा इंटू डी एस। तो इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा डी एस बटे आर स्क्वायर लिमिट 0 से पूरे के पूरे सरफेस तक। और जो तीसरा होगा जिसको आप वॉल्यूम बोल रहे हैं ई वी, वो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 0 से आपकी लिमिट आ जाएगी पूरी की पूरी v तक। और इसमें जो डी क्यू होगा उसका मान कितना हो जाएगा, रो डी वी। इसमें आप वैल्यू रखिए रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो 3 फॉर्मूलेज हैं ये आपको याद रखने होंगे। ये हम इनको आगे डराइव भी करेंगे कि इससे जो वैल्यू निकलती है वो किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, उसको मैं आगे आपको भी बताने वाला हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक आगे का जो हमारा मेन डेरिवेशन है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें देखिए क्या होगा कि उसकी जो हेडिंग है वो आप नोट कर लीजिए। ये साथ में गाउस के नियम का अनुप्रयोग भी है। देखिए हेडिंग में आपको बता दूँ, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से अनंत लंबाई के धारावाहिक, अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार, अनंत लंबाई के धारावाहिक या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए ये बड़ा ही एक मेजर डेरिवेशन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए इस डेरिवेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इसके अंदर गाउस का नियम अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या बोला गया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले गाउस के नियम से, तो हमने गाउस का नियम पढ़ रखा है कि जो गाउस का नियम है, अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँ तो देखिए मैं यहाँ पर अगर एक बार रफ में लिख दूँ कि जो गाउस का नियम था वो क्या था कि जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होगा, जो कि मान होता है किसका, पाई का, तो वो बराबर होगा किसके, सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये मैंने आपको उस टाइम बताया था। तो अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, पूरी मैं आपको भाषा के साथ बता देता हूँ। देखिए ये तो अपने को दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी। हम इसको पूरा का पूरा विद लैंग्वेज लिख लेंगे अभी, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी एस्टिमेट हो जाएगी। और हमारा मेन पर्पज़ भी यही है कि आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, जिससे आप एग्ज़ाम में बढ़िया अंक ला सकें। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ
कि सबसे पहले ये जो डेरिवेशन है इसके दो पार्ट है। एक पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, चुंबकीय जो हमारा विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा ज्ञात करेंगे, उसके बाद में उसका जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जैसे हमारा ये कोई चालक तार है, इसको मैं बोल दूं x और इसको मैं बोल दूं x डैश, इस पर प्लस q आवेश दिया गया है। इस पर मैंने टोटल आवेश कितना दे रखा है जिसको आप सिग्मा q बराबर कितना कह सकते हैं, प्लस q कह सकते हैं। और इसका एक सेंटर पॉइंट कौन सा है दोस्तों, O इसका सेंटर पॉइंट है। और इसके सेंटर पॉइंट से स्मॉल r दूरी का एक पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि माना एक अनंत लंबाई का या L लंबाई का चालक तार x डैश है, जिस पर एक समान रूप से प्लस q आवेश दिया गया है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी के बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु O से समान दूरी पर दो लंबाई अल्पांश dl की कल्पना करते हैं। तो ये जो आपका लंबाई अल्पांश है, एक लंबाई अल्पांश dl उतनी ही दूरी पर है जितना नीचे वाला लंबाई अल्पांश dl। चूंकि अब इन बिंदुओं से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, मैं कह देता हूं इसके कारण जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, dE1 हो जाएगी। और इसके कारण जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, dE2 हो जाएगी। और ये दोनों जो कंपोनेंट है या ये दोनों जो तीव्रताओं के घटक हैं, ये बिंदु P पर मान लिया ये थीटा कोण बनाता है और ये भी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा पर। ऐसा क्यों हुआ, दोनों के कोण थीटा थीटा क्यों लिए, थीटा 1 थीटा 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि जब ये समान दूरी पर है तो इनके द्वारा अंतरित या बनने वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा। और हम जानते हैं कि जब कोई भी, और ये कोण है ये अनिश्चित कोण है, निश्चित मान नहीं है इसका, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी अनिश्चित कोण होते हैं तो उनको हम ज्ञात करने के लिए दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो इसका जो लंबवत घटक होगा इसको मैं क्या बोल दूंगा, dE1 का, इसको मैं बोल दूंगा dE1 साइन थीटा। और इसका जो क्षैतिज घटक होगा इसको हम क्या बोल देंगे, dE1 कोस थीटा। क्योंकि जो लंबवत घटक होता है उसको हम साइन थीटा बोलते हैं और जो क्षैतिज घटक होता है उसको मैं कोस थीटा बोलता हूँ। यदि आपको इसका रीजन जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि साइन और कोस क्यों लेते हैं, 11th का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये जो dE2 है, सिमिलरली इसके भी दो टुकड़े करेंगे। तो नीचे की तरफ इसका जो घटक होगा लंबवत घटक, इसको मैं क्या बोलूंगा, dE2 साइन थीटा। और इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो सेम इसी डायरेक्शन में आएगा, तो इसको आप क्या बोल देंगे, dE2 कोस थीटा। तो देखिए भाषा क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, बाद में इसको नोट कीजिए कि माना एक L लंबाई, माना एक स्मॉल L लंबाई का चालक तार x डैश है जिसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी के बिंदु P पर हमें इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करने के लिए इस चालक तार के मध्य बिंदु O से समान दूरी पर ऊपर व नीचे दो लंबाई अल्पांश dl व dl की इस प्रकार परिकल्पना करते हैं कि इसके पहले dl अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 होगी जो बिंदु P पर थीटा कोण निर्मित करती है। इसी प्रकार नीचे वाले अल्पांश dl के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE2 होगी जो समान दूरी पर होने के कारण बिंदु P पर समान कोण थीटा अंतरित करती है। अब ये दोनों कोण अनिश्चित होने के कारण इन्हें हम घटकों में वियोजित करते हैं। तो dE1 व dE2 के लंबवत घटक तो क्या प्राप्त होते हैं, dE1 साइन थीटा व dE2 साइन थीटा, तथा क्षैतिज घटक dE1 कोस थीटा व dE2 कोस थीटा प्राप्त होते हैं। अब हम चित्र की ज्यामिति से ये समझ सकते हैं कि dE1 साइन थीटा तथा dE2 साइन थीटा मान में समान परंतु दिशा में विपरीत है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में। अर्थात dE1 साइन थीटा व dE2 साइन थीटा मान में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। वापस सुनिए, dE1 साइन थीटा व dE2 साइन थीटा मान में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तथा
D1 cos थीटा व D2 cos थीटा मान में समान और दिशा में भी समान होने के कारण आपस के अंदर जुड़ जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन इस तार के सापेक्ष कौन सी है, अगर मेरा तार इस दिशा के अंदर पड़ा है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस डायरेक्शन में है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस तार की लंबवत होगी, वो इस तार के क्या होगी, लंबवत डायरेक्शन के अंदर होगी। यदि ये वाली सेम डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अंदर आता तो हम क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तार के समांतर, परंतु ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमें इस तार के लंबवत दिशा के अंदर प्राप्त होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हम करेंगे गाउस के नियम की सहायता से। तो भाषा इतनी लिखना संभव नहीं होगा, तो मैं आप बोल रहा हूं तो आप उसको नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में। इस डायग्राम को मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं। हाँ, तो अब हम यहां से इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें जब इसके अंदर गाउस का नियम अप्लाई करना होगा स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होगा, इस चालक तार को एक बंद पृष्ठ के अंदर बंद करना होगा। देखिए तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख देता हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर डायग्राम अपन बना लेते हैं साथ में। ये हमारा चालक तार है x, ये हो गया x डैश, इसको हमने आवेश कितना दिया है, प्लस का q आवेश दी है। अब देखिए क्या होगा, और इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, O है। इस O से हमें स्मॉल r दूरी के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो भी किसकी सहायता से ज्ञात करनी है, गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात करनी है। तो गाउस का नियम एक ही कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, जब आप जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको बंद पृष्ठ के अंदर माने, और वो बंद पृष्ठ आपका गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है, नोट्स के अंदर लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इस तार को इस प्रकार से एक बंद पृष्ठ के अंदर बंद करने की कल्पना करते हैं कि ये जो बिंदु P है ये उस सतह की परिधि के ऊपर आना चाहिए। देखिए कैसे कि हम इस x डैश को ऐसी आकृति के अंदर बंद करें कि उसकी जो परिधि हो उसके ऊपर ये बिंदु P आ जाए। तो जब मैंने गोला बनाया तो गोले के अंदर ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का गोला कैसे कंसीडर करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको एक बेलन के अंदर या सिलेंडर के अंदर बंद करने की सोची। देखिए इस प्रकार से, ऐसे। तो हम इसको इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। इसको मैंने इस प्रकार से बंद करने का सोचा। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये तार भी क्या हो गया, इस सिलेंडर के अंदर पूरा का पूरा बंद हो गया। तो अब हमारा गाउस का नियम भी एप्लीकेबल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, ये जो बिंदु P है ये इस सतह के पृष्ठ के ऊपर आना चाहिए। तो देखिए इसकी सरफेस के ऊपर आ गया, और ये जो आपका पृष्ठ होगा स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो इसको आप क्या बोल देते हैं, गाउसियन सतह बोल देते हैं, गाउसियन पृष्ठ कह देते हैं, गाउसियन, इसको गाउसियन पृष्ठ हम नाम देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर तीन सरफेस है। पहले वाला सरफेस ये, दूसरा वाला सरफेस ये, और तीसरे वाला सरफेस ये। तो S1 S2 S3, ठीक। तीनों के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। देखिए मैं करने वाला क्या हूं, मैं इसके अंदर गाउस का नियम अप्लाई करूंगा। तो जो गाउस का नियम है वो हमें क्या कहता है, एक बार मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है स्टूडेंट, इस दिशा के अंदर है। आपका क्या लग रहा है, E। और अगर इस पृष्ठ की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, E इधर ही लगेगा। और अगर इसमें बात करूंगा तो भी क्या होगा, E मेरा इधर ही लगेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा लंबाई L5 ले लूँ, DL या DS की बात करूँ, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ऊपर की तरफ। उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा।
क्योंकि क्षेत्रफल सदैव लंबवत होता है, लेकिन इसके अंदर जब हम देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे इस प्रकार से दिखाई देगा बाहर की तरफ। तो इसको हम 3D डायग्राम में इसी दिशा के अंदर शो कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका ds हो जाता है। इसमें जो ds की स्थिति थी वो ऊपर की तरफ थी, ओरिएंटेशन, इसी प्रकार इसका ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है, और इसकी स्थिति ओरिएंटेशन इसी दिशा के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि चालक तार पर गाउस का नियम लागू करने के लिए इसे एक बंद सतह में, बंद पृष्ठ में बंद करने की कल्पना करते हैं, बंद करने की कल्पना करते हैं। और यह क्षेत्रफल या यह पृष्ठ तथा यह पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कहलाता है, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तब गाउस के नियम से, जो फाई होगा, क्योंकि ई डॉट डी एस फाई का ही तो एक रूप था, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट की। इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए भाई कि यदि आप इसकी जगह फाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। देखिए कैसे, कि अगर मैं यहाँ पे रख दूं ई डॉट डी एस पूरे बंद पृष्ठ के लिए, बंद सतह के लिए बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आगे का डेरिवेशन बताने के लिए ऊपर वाली जो थ्योरी है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं, तो आप उसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए गाउस का नियम वापस लिख देंगे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए ई डॉट डी एस बराबर कितना था, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है कि ये पूरा का पूरा हमारा जो इंटीग्रेशन है, जिसको हमने पूरा लिखा है इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, वहाँ थोड़ा विजिबल नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है ये 3 टुकड़ों के अंदर विभाजित है, S1 S2 S3। तो मैं इसको ओपन करके लिखूंगा, देखिए इस प्रकार से कि इंटीग्रेशन ई डी एस ई डॉट डी एस कौन से के लिए, S1 के लिए, प्लस S2 के लिए ई डॉट डी एस, प्लस इंटीग्रेशन S3 के लिए क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना। अब देखिए हम इस डॉट को हटाएंगे तो हमें cos थीटा मिलेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, S1 ई डी एस कोस थीटा प्लस S2 ई डी एस कोस थीटा प्लस ये पूरा एक साथ में S3 ई डी एस कोस थीटा, और बराबर में आपका क्या चल रहा है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना। अब देखिए जो S1 होगा, S2 होगा, S3 ये कब गायब होंगे सर, तो ये जो S1 S2 S3 तब गायब होंगे जब आप इन थीटा की वैल्यू इनकी स्थिति के हिसाब से रखेंगे। तो जब आप यहाँ पर देखें S1 के अंदर, तो इन दोनों के अंदर जो कोण है वो कितना बन रहा है प्रिय विद्यार्थियों, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर जो कोण है वो कितना बन रहा है,
0 डिग्री है और यहाँ पर जो कोण है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। तो ये तीनों वैल्यू जो आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपका जो S1 S2 S3 है वो एस्टिमेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए EDS S1 के लिए 90 डिग्री कोस 90 S1 गया, EDS 0 डिग्री EDS कोस 0 प्लस S2 गया। अब S3 को गायब करने के लिए 90 डिग्री पुट कीजिए फटाफट। तो EDS कोस 90 डिग्री बराबर आपका क्या चल रहा है सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना, ये हमने वैल्यू यहाँ तक पुट कर दी, एक लाइन और आ सकती है। अब देखिए आप जानते हैं कि जो कोस 90 होता है, कोस 0 की वैल्यू 1 और जो कोस 90 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो बचेगा कौन सा, खाली बीच वाला भाग बचेगा। तो इसको लिखिए 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, तो ये आ गया EDS प्लस इसकी वैल्यू 0 बराबर क्या चल रहा है सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो EDS है उसका मान कितना आ गया सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ गया। अब इसको देखिए आप इस डायग्राम के हिसाब से कन्वर्ट करना है, ऊपर वाला मिटा रहा हूं। नोट करते जाइए साथ में, या वीडियो को आप बीच में रोक के या रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, आपके पास बड़ी पॉसिबिलिटीज है भाई आप स्टूडेंट जो हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन EDS डॉट गायब हो गया है, मत लगा दीजिएगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। E को इसको मैंने बाहर निकाला तो देखिए क्या हो गया, E बाहर आया, अंदर क्या बचा DS बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और जो DS है देखो स्टूडेंट की ये जो तार है इसका छोटा छोटा अगर लंबाई आप मिलाओगे तो आपको क्या बनेगा, इस ये जो जैसे ये पूरा का पूरा सिलेंडर था तो मैंने इसका छोटा सा क्षेत्रफल DS लिया, तो ये इस पूरे के पूरे सिलेंडर का एरिया बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। तो आप सिलेंडर का एरिया क्या जानते हैं 2 पाई RH जानते हैं, और H क्या है इस तार की लंबाई, तो 2 पाई RL हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ E 2 पाई RL बराबर क्या रहेगा सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो DS था यहाँ लिख दूं क्या, DS बराबर कितना है 2 पाई RL, क्या है सिलेंडर का क्षेत्रफल है। ठीक बात है, हमें किसका मान चाहिए E का मान चाहिए, तो E को यहाँ रखो और सारी चीज को उधर भेजो। तो E बराबर, चलो एक स्टेप और कर देते हैं बीच में इसमें, कि अब इसमें आप वो लगाइए आवेश घनत्व का फंडामेंटल लगाइए। तो देखिए जो सिग्मा Q होगा उसकी वैल्यू आप कैसे रख देंगे कि जैसे आपके पास ये था लेम्डा बराबर Q बटे L है कि नहीं, तो आप यहाँ से क्या कीजिए कि जो Q है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी लेम्डा L, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या मिलता है आपको E 2 पाई RL बराबर, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे लेम्डा L बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। इस लेम्डा से ये वाला लेम्डा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपको क्या मिला E बराबर लेम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपका क्या निकल के आ जाता है, इस L लंबाई के चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो है जो समझ में आई होगी। अभी ख़त्म नहीं हुई है, ज़रा टिक के बैठिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर जो ग्राफ होते हैं वो आप किस प्रकार से खींच सकते हैं। देखते हैं, देखो ग्राफ। अब इस डायग्राम का काम नहीं है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपका उसका निवारण किया जाएगा। जैसे कि पहले की वीडियो थी तो उसके अंदर हमारे विक्रम भाई साहब थे, उन्होंने पूछा था कि सर आप 12वीं की वीडियो कब लगाओगे। आपके कमेंट आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। कैलाश सोनी है उनका भी कमेंट आता है, और विक्रम सिंह है उनका भी कमेंट आता है, और कई जने हैं जिनका कमेंट आते रहते हैं। तो आप भी अपना कमेंट कीजिए, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताइए और टॉपिक बताइए, उसको हम ज़रूर अगर पॉसिबल होगा तो उसका निराकरण करेंगे। देखिए अब इसमें दो चीज़ें, अगर आप इसको लैम्डा के साथ में ग्राफ खींचे,
ई व लेमडा के मध्य ग्राफ खींचोगे तो कैसा आएगा, ई और लेमडा के मध्य ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर ई यहाँ पर लेमडा, ऐसा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है समानुपाती का साइन है, तो कैसा आता है, समानुपाती जैसा ही ग्राफ आता है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ई और आर में ग्राफ कैसा आएगा, तो देखो भाई वो भी देखो, क्योंकि यहाँ पर आर भी तो आ रहा है, ई व आर में ग्राफ, तो देखिए यहाँ आर ले लो, यहाँ ई ले लो, दिख तो रहा है ना, इसको क्यों से खींच दो, क्यों, क्योंकि ई व्युत्क्रमानुपाती है बच्चों किसके, आर के, और ई समानुपाती है बच्चों किसके, लेमडा के। लेमडा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल, डू नॉट फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा टॉपिक था। अब मैं क्या करूँगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको पृष्ठ आवेश घनत्व बताएंगे और उससे अगले वीडियो में आयतन आवेश घनत्व बताएंगे, और इतने में अपना पाठ हो जाएगा कंप्लीट। तो 2 से 3 वीडियो हो रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और चैप्टर 3 चालू कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।